बजट 2025-26 को कवर करते हैं। पहले कुछ सिंपल टर्म देख लो, जैसे फिजिकल पॉलिसी। ये वो पॉलिसी होती है जो गवर्नमेंट बनाती है। किसके लिए? देश की इकोनॉमी के लिए, या स्टेट बनाता है अपनी इकोनॉमी के लिए। जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है इकोनॉमी से रिलेटेड, उसको फिजिकल पॉलिसी कहते हैं। ऐसे ही आरबीआई जो पॉलिसीज बनाता है उसको मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। सिंपल क्वेश्चन आ जाता है कई बार, मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? आरबीआई बनाता है। फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 यानी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल 2,05,17.29 करोड़ रुपए का बजट बनाया गया है। जो पिछले साल, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी 2024-25 का कितना था उस टाइम? 1,80,313.57 करोड़ रुपए, उससे 13.7% अधिक है। देखो, इस बार का आपको पता होना चाहिए, पिछली बार का भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन में भरोसा नहीं कब का पूछ लें वे। और कितना ज्यादा है इस बार का? 13.7% ज्यादा है। जब ये सरकार आई थी बीजेपी की 2014-15 में, उस टाइम हरियाणा का जीएसडीपी, जैसे नेशनल लेवल पर जीडीपी रहता है ना, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऐसे स्टेट लेवल पर जीएसडीपी रहता है, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हरियाणा का सकल घरेलू उत्पाद 2014-15 के टाइम पर 4,37,145 करोड़ रुपए था। और 2024-25 के लिए जीएसडीपी कितना अनुमानित है? 12,13,951 करोड़ रुपए का। यानी जीएसडीपी में 10.8% की औसत वार्षिक दर से वृद्धि हुई है। सभी को राम राम। हरियाणा हाल फिलहाल की मंथली करंट अफेयर्स सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम करंट अफेयर्स टॉपिक्स और मैप के साथ कवर करवा रहे हैं, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी और लंबे टाइम तक याद रहेगा। आप इसकी पीडीएफ भी ले सकते हो, उसके बारे में लेक्चर के एंड में डिस्कस करेंगे। अभी लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। और इसी टाइम पर 2014-15 में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय ये 1,47,382 रुपए थी। और इस टाइम पर 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय 3,53,182 रुपए है। अनुमानित इसलिए क्योंकि ये बजट कुछ टाइम पहले आ जाता है, कुछ महीने पहले। क्योंकि फाइनेंशियल ईयर कब तक का रहता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च का। अब ऐसा तो है नहीं 31 मार्च के बाद आता है बजट, बजट तो मार्च की शुरुआत में ही आ जाता है ना, इसलिए अनुमानित करते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय में 9.1% की औसत वार्षिक दर से वृद्धि हुई है। ये आप डायग्राम देख लो। प्रति व्यक्ति आय जो ऑरेंज में है ये तो है इंडिया की, और जो ब्लू में है ये हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय है। इंडिया की कितनी है? भारत की 2,05,579, और हरियाणा की है 3,53,182 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष की आय है। ये हमेशा ग्रोथ ही हुई है। बस एक बार थोड़ा सा डाउनफॉल आया था, कब? 2020-21 में। क्यों? उस टाइम कोरोना का पीरियड आ गया था ना, कोरोना आ गया था, सब कुछ बंद ही हो गया था। अब इसमें बताया गया है कि सरकार के पास पैसा कहां कहां से आया है। सबसे ज्यादा तो 45.4% यह आया स्टेट ऑन टैक्स रेवेन्यू, जो स्टेट टैक्स लेती ना उससे। और बाकी ऑरेंज वाला नॉन टैक्स रेवेन्यू। दूसरा सबसे ज्यादा क्या है? 34.87%। ये प्रतिशत में है सभी। ये क्या है? बोरोइंग। सबसे ज्यादा तो आया है सरकार के पास पैसा टैक्स से, स्टेट के टैक्स से। और दूसरा उधारी ली है। स्टेट ऑन टैक्स रेवेन्यू में क्या आता है? एसजीएसटी आता है, स्टेट का जीएसटी। इसके अलावा वैट और स्टेट एक्साइज, ये आपके स्टेट ऑन टैक्स रेवेन्यू में आता है। राज्य सरकार इन्हीं के थ्रू टैक्स लेती है ना। तो स्टेट ऑन टैक्स रेवेन्यू से कितना आ रहा था? 45.04%। और इसमें से भी सबसे ज्यादा किससे आ रहा है? एसजीएसटी से। कितना? 20.4%। अब ये देखो सरकार का खर्चा कहां पर कितना हो रहा है। ये सभी प्रतिशत में ही है, परसेंटेज में। सबसे ज्यादा तो सरकार का खर्चा हो रहा है सोशल सर्विसेज में। कितना? 32.84%। उसके बाद जो उधारी ली है वो चुकानी भी तो है, तो रीपेमेंट ऑफ डेट कितना? 30.26%। उसके बाद इकोनॉमिक सर्विसेज में कितना? 21.52%। और बाकी जो जनरल सर्विसेज हैं उनमें 15.34%। अब ये देखो इकोनॉमिक सर्विसेज में क्या क्या आते हैं। जैसे आपका एग्रीकल्चर और उससे जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं उनमें जो सरकार सब्सिडी देती है या वहाँ पर जो खर्चा करती है वो आता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट, सिविल एविएशन, रोड्स या ब्रिज बनाए हैं उसके लिए,
पंचायत में जो खर्चा किया है पंचायत के लिए या फिर गांव की डेवलपमेंट के लिए, इस तरह के खर्चे आते हैं। तो इकोनॉमिक सर्विसेज में सबसे ज़्यादा खर्चा हरियाणा सरकार किस में करती है? एग्रीकल्चर और उससे जुड़े हुए विभागों में। और सोशल सर्विसेज जिसमें सबसे ज़्यादा हरियाणा का खर्चा होता है, उसमें भी सोशल सर्विसेज में सबसे ज़्यादा खर्चा किस में होता है? एजुकेशन में। देखो जो सोशल के लिए खर्चे होते हैं उनको सोशल सर्विसेज बोल देते हैं, सिंपल है। जैसे एजुकेशन हो गया, इसके अलावा सोशल वेलफेयर और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये आपके सोशल सर्विसेज में आते हैं। और सोशल सर्विसेज में भी सबसे ज़्यादा खर्चा एजुकेशन में होता है, 10.39% का। तो आपको इतने ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है एग्जैक्ट परसेंटेज, बस ये आपके समझने के लिए भी है कि भाई कहाँ पर सरकार का कितना खर्चा होता है, कहाँ से सरकार की कितनी कमाई होती है। बाकी एक बार रीडिंग मार लेना, एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा खर्चा होता है, कहाँ से सबसे ज़्यादा सरकार की कमाई होती है। इकोनॉमी के क्वेश्चन बन जाते हैं ये। अब जो बजट के इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको देख लेते हैं। जैसे फिजिकल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। देखो सरकार कुछ ना कुछ अर्निंग करती है जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रिसिट्स, और कहीं ना कहीं खर्चा होता है, तो इन दोनों का ही मेलजोल बनाकर बजट बनता है। और फिजिकल डेफिसिट क्या होता है कि भाई खर्चा कितना था, कमाई कितनी थी, इनको माइनस कर दो और उसके बाद कोई घाटा है, डेफिसिट को घाटा बोलते हैं। तो उस साल का घाटा हमें निकालना होता है, तो टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिट्स माइनस कर दो, और टोटल रिसिट में से माइनस कर दो जो सरकार ने बोरोइंग करी है। भाई रिसिट का मतलब कमाई रहता है ना, पर जो बोरोइंग करी है वो रिसिट में नहीं गिननी हमें, तभी तो एक्चुअल में कितना घाटा है वो पता चलेगा, क्योंकि बोरोइंग तो सरकार उतनी कर ही लेती है जितना घाटा है। तो 2024-25 तक राजकोषीय घाटा यानी फिजिकल डेफिसिट राज्य के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी का 2.68% होने का अनुमान है। और एफआरबीएम यानी राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, एफआरबीएम की फुल फॉर्म है फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, अधिनियम का एक्ट। बाकी एफ से फिजिकल, आर से रेस्पॉन्सिबिलिटी, एंड बी से बजट, एम से मैनेजमेंट एक्ट। इसके अनुसार किसी भी वर्ष में जो कोई राज्य सरकार है उसका राजकोषीय घाटा उसके सकल घरेलू उत्पाद से 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। हमारा कितना है? 2.68%, कमी है। और 2025-26 के लिए जो प्रस्ताव आया है उसमें इस फिजिकल डेफिसिट को और भी कम करना है हमें, और इसका राज्य के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी का 2.67% तक लाने का लक्ष्य रखा है। अभी कितना है? 2.68, 0.01% कम करने का लक्ष्य रखा है। फिजिकल डेफिसिट में बता चुका हूं क्या होता है, जो भी खर्चा हुआ है उसमें से टोटल रिसिट माइनस कर दो यानी टोटल कमाई, और इसमें से हटा दो टोटल कमाई में से जो उधारी ली है उसको, तभी तो हमें पता चलेगा कितना घाटा हुआ है। यानी एक्चुअल फार्मूला मैथमेटिकली क्या होगा, फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, और इस रिसिप्ट में से माइनस कर दिया बोरोइंग जो उधारी ली है। अब बात करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट की यानी राजस्व घाटा। ये किसकी बात थी? फिजिकल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। और रेवेन्यू डेफिसिट 2024-25 का रेवेन्यू डेफिसिट राज्य के जीएसडीपी का 1.47% होने का अनुमान है। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसमें से माइनस कर दो रेवेन्यू रिसिट्स। देखो सिंपल कुछ टर्म्स देख लेते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, इस टाइप की चीज़ें। एक तो मैंने आपको बता दिया फिजिकल डेफिसिट, इसमें टोटल खर्चा लिख लेते हैं, जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है चाहे कहीं पर कुछ भी हुआ हो, ठीक है। और टोटल रिसिट देखते हैं यानी जो भी कमाई हुई है सरकार की। अब सरकार की कमाई कहाँ कहाँ से होती है और खर्चा कहाँ कहाँ पर होता है ये देखना है। तो जो भी एक्सपेंडिचर रहता है इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक तो आपका हो जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। लिख लेते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यय। कैपिटल एक्सपेंडिचर को पूंजीगत व्यय, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को राजस्व व्यय। कैपिटल एक्सपेंडिचर में वो खर्चे होते हैं जो कभी कभार होते हैं, यानी कुछ चीज खरीदनी होती है तो खर्चे होते हैं। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसमें वो खर्चे होते हैं जो डे टू डे के खर्चे रहते हैं सरकार के, यानी रिकरिंग खर्चे।
और यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर में नॉन रिकरिंग खर्चे, डे टू डे खर्चे, जैसे सैलरी देनी है भाई, हर कुछ टाइम पीरियड के बाद जानी है ना, वो रोक तो सकते नहीं। या फिर सरकार ने कोई ज़मीन या कोई बिल्डिंग रेंट पर ले रखी है तो उसका खर्चा जो जाना होता है वो, जैसे लिख देता हूँ ये सैलरी, रेंट पर जो खर्चा जाता है कोई बिल्डिंग का, इस टाइप के खर्चे होते हैं जो लगातार कहीं ना कहीं जा रहे होते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में जैसे कोई एसेट खरीदा है, एसेट का मतलब जैसे सरकार के पास कुछ ना कुछ आया है, चाहे वो रोड बनाया हो या फिर डैम बनाया हो, कोई ब्रिज हो, कोई लैंड लिया हो सरकार ने, इस टाइप के खर्चे होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी कभी कभार होते हैं, रोड एक बार बन गया उसके बाद मेंटेनेंस का काम करना है बस, पर इसके थ्रू कमाई सरकार की लगातार होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के थ्रू। जैसे रोड के ऊपर टोल टैक्स लगा दिया, डैम से इलेक्ट्रिसिटी बनाई, वो लोगों को बेची, उससे पैसे कमाए, ब्रिज हो गया, ये भी सरकार के लिए आगे तक के लिए काम है ना। यानी इसका फ़ायदा फ्यूचर में मिलता है और कमाई बढ़ाने में भी ये काफ़ी हेल्प करते हैं। और जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, जो कुछ टाइम पीरियड में होने ही होने होते हैं, एक रूटीन के खर्चे होते हैं, पर इससे कोई कमाई नहीं होती है। सैलरी हो गया, रेंट हो गया, ये दे रहे हैं पर कमाई नहीं हो रही है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा एक्सपेंडिचर के। ऐसे ही रिसीट्स, यानी जो कमाई सरकार की कैसे कैसे होती है, या फिर इसको बोलते हैं प्राप्तियां, इनको भी इन्हीं दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक कैपिटल रिसीट्स, एक होता है रेवेन्यू रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स क्या हो गया, जो पूंजी प्राप्तियां हैं। और रेवेन्यू रिसीट्स हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, राजस्व प्राप्तियां। रिसीट्स वो रहते हैं, वो कमाई जो कभी कभार होती है, जैसे कुछ सामान है वो बेच दिया सरकार का, जैसे डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, जैसे जनरली पीएसयू में करते हैं ना, शेयर बेच देते हैं उसके, फिर प्राइवेट कंपनी उसके पार्टनर बन जाती है, या फिर कोई उधारी ली, वो तो आपका आता है कैपिटल रिसिप्ट्स में। और रेवेन्यू रिसिप्ट्स में जो, जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, क्या था, लगातार जो खर्चा हो रहा था जैसे सैलरी में इसके थ्रू, ऐसी रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो सरकार की कमाई होती है, जैसे टैक्स हो गया, लगातार जो कमाई होती रहती है, टैक्स हो गया, या कोई फाइन लगा रही है सरकार, जैसे आपका चालान कटता है बाइक वाइक पे, वो सारा रेवेन्यू रिसिप्ट्स में आता है। अब इसका सरकार के जो एसेट्स हैं, जो सामान है, उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है ना सरकार के एसेट पे ना लाइबिलिटीज पे, और ये आने वाली जनरेशन पर भी कोई बर्डन नहीं डालता। कौन, रेवेन्यू रिसिट्स। और वहीं कैपिटल रिसिट्स, क्योंकि एक बार डिसइन्वेस्टमेंट कर दी तो वो तो कर दी ना, आने वाली फ्यूचर जनरेशन पर फर्क डाल रहा है कि सरकार के पास अब वो हिस्सा नहीं रहेगा, या उधारी ली तो भाई वो चुकानी भी तो पड़ेगी, वो भी ब्याज के साथ, तो ये आपका आने वाली जनरेशन पर बर्डन डालता है। उम्मीद करता हूँ आपको रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स, इनके बारे में फ़र्क पता चल गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे काफ़ी हेल्प होगी आपको ये चीज़ समझ के। समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से सुन लेना, अपने नोट्स बना लेना, समझने में आसानी होगी। अब अर्थशास्त्र के हिसाब से एक सिद्धांत है कि सरकार को अपने राजस्व व्यय यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए कर्ज नहीं लेना चाहिए। भाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी जो डेली खर्चे हो रहे हैं, अगर वही पूरा नहीं कर पा रहे हो तब तो बेकार बात है ना। जैसे आप डेली का खाना खाते हो, आपको उसके लिए कर्ज नहीं लेना चाहिए, इसके बजाय कर्ज उसके लिए लेना चाहिए जो आपको फ्यूचर में कमा के दे। जैसे मान लो कोई फैक्ट्री खोलनी है तो उसके लिए आप कर्ज लो, कोई बुराई नहीं है, पर आपको आज पिज़्ज़ा खाना है या कुछ और कहीं और जाना है, घूमना है, उसके लिए कर्ज ले रहे हो तो बेकार बात है। और पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिससे एसेट बनते हैं, इसके लिए एक निश्चित सीमा तक कर्ज लेने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि कहा जाता है कि इसे लिया जाना चाहिए। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, अपने जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसके लिए कर्ज नहीं लेना चाहिए, बल्कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जिससे एसेट बनते हैं,
जिससे फ्यूचर में कमाई होगी, उसके लिए कर्ज लेने में कोई बुराई नहीं है, पर वो कब तक? एक निश्चित सीमा तक, जहां तक आप चुका पाओ। देखो, रेवेन्यू डेफिसिट क्या था? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। पर हमारे केस में क्या रहता है? सरकार के केस में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा रहता है, रेवेन्यू रिसीट्स कम रहती है। और सरकार की सबसे ज़्यादा कमाई भी किससे होती है? कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट की बात करें तो रेवेन्यू रिसीट से, क्योंकि टैक्स ही सबसे ज़्यादा कमाई हो रही थी ना सरकार की। थोड़ी देर पहले डायग्राम में भी देखा था। अगर इससे ज़्यादा खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का है तो ये बेकार बात है, इसलिए हमें इसको कम करना है। जैसे आपको सिंपल सा एक तरीका बताता हूँ। मान लो आपने एक फैक्ट्री खोली है पेन बनाने की। अब पेन बनाने के लिए आपने 2 बंदों को हायर किया है, 2 पर्सनस को। इनको आप सैलरी दे रहे हो, मान लो 100 रुपये टोटल सैलरी दे रहे हो, प्लस रेंट पे कोई जगह ली है, उसके लिए आप 100 रुपये दे रहे हो। पर पेन बनाने में आपको फ़ायदा हो रहा है 50 का। वो एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर हम माइनस कर देते हैं, इसमें हम कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड नहीं करते। जैसे आपके फैक्ट्री बनाने के लिए जो मशीनरी चाहिए थी, क्योंकि वो एक बार का खर्चा है। पर अगर आप पेन बना बना कर भी अपना जो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो फिक्स खर्चा हर महीने होना है, इसको भी पूरा नहीं कर पा रहे, तो भाई बिजनेस बंद कर देना चाहिए। सबसे ज़रूरी है अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये देख के चलो, ये आपका हमेशा इससे कम होना चाहिए। अगर आप जिनको सैलरी दे रहे हो 100 रुपये लेकर सिर्फ आपको 50 रुपये की कमाई करवा पा रहे हैं, तो कोई फ़ायदा थोड़ी ना है। कितनी मशीनें लगा दो, फिर और बंदे हायर करने पड़ेंगे, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो बढ़ता ही जाएगा, पर कमाई आपकी कभी भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्रॉस नहीं कर पाएगी। बल्कि जबकि अपनी मशीनरी लागत या जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको तो कभी ना कभी पूरा कर देगी। इसलिए रेवेन्यू डेफिसिट ज़्यादा बुरा होता है। अब बात करते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की। हमें सिर्फ रेवेन्यू डेफिसिट को जीरो पर नहीं लाना है, ट्राई करते हैं कि जीरो पर आ जाए, पर जीरो पर रेवेन्यू डेफिसिट को नहीं लाना है। इसको और इफेक्टिव तरीके से हम नापते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सरकार को जो ग्रांट मिलता है वो भी इंक्लूड रहता है। पर ग्रांट क्या होता है? जैसे मान लो केंद्र सरकार कुछ बनाने के लिए, कुछ डैम बनाने के लिए, इसके लिए कोई पैसा दे रही है, वो आपका रेवेन्यू डेफिसिट में आता है, ग्रांट दे रही है। और वो ग्रांट कभी भी राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को वापस नहीं करनी है, तो वो इसमें क्यों इंक्लूड करें? तो इसमें से हम वो ग्रांट भी माइनस कर देते हैं। जैसे ग्रांट फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट, यानी कोई भी कैपिटल एसेट बनाने के लिए ग्रांट मिली है, उसको रेवेन्यू डेफिसिट में से माइनस कर दो, तो आपका आता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। अब इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट को हम जितना कम कर सकें उतना कम करना है। 2024-25 में रेवेन्यू डेफिसिट को 1.01% करने का अनुमान है। ये तो होगी बजट की बेसिक चीजें। अब देखते हैं हरियाणा ने अपने बजट में और क्या क्या, कहां कहां पर कितना खर्चा किया है, क्या क्या पॉलिसीज लाए हैं। नहीं, हरियाणा एआई मिशन आया है, नया मिशन है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए विश्व बैंक ने 474 करोड़ रुपए का प्रारंभिक आश्वासन दिया है। और इसके थ्रू क्या होगा? इस एआई मिशन के माध्यम से गुरुग्राम और पंचकुला में एक एक हब स्थापित किए जाएंगे एआई के लिए। एआई का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यहां पर आएगा मादक मादक पदार्थ दुरुपयोग और मादक पदार्थों के बारे में जानकारी, जागरूकता और मुक्ति कार्यक्रम प्राधिकरण। यानी जो भी मादक पदार्थ हैं, यानी नशे का, उसके जाल से निपटने के लिए 10 करोड़ रुपए का शुरुआती आवंटन किया है। मिशन हरियाणा 2047, इसके लिए उच्च स्तरीय टास्क फोर्स भी शुरू की है हरियाणा सरकार ने। इसमें क्या होगा? जो हरियाणा का सकल घरेलू उत्पाद है उसको 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर तक बढ़ाने और राज्य में 50 लाख नए रोजगार सृजित करने के लिए ये टास्क फोर्स है, ये मिशन है। और 5 करोड़ रुपए का शुरुआती आवंटन दिया गया है। अब बात करते हैं कृषि और इससे संबंधित जो प्राथमिक क्षेत्र है, एग्रीकल्चर और रिलेटेड प्राइमरी सेक्टर्स। कि प्राइमरी सेक्टर्स में एग्रीकल्चर जैसी चीज आते हैं। देखो, हमारे 3 सेक्टर होते हैं, उनके बारे में देख लो पहले। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी सेक्टर में जहां पर चीजें शुरुआत में आती है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, आपने गेहूं उगा दिया। सेकेंडरी में आती है मैन्युफैक्चरिंग, जैसे एग्रीकल्चर से आपने गेहूं लिया, उससे ब्रेड बना दी। या फिर जैसे पहले एग्जांपल दिया था, पेन बनाया। इस टाइप की चीजें जो मैन्युफैक्चरिंग वाली चीजें होगी वो आपके सेकेंडरी सेक्टर में आती है। ये 3 सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो मैन्युफैक्चरिंग वाले पार्ट सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं
और टर्सरी में आते हैं सर्विसेज। जैसे हमारा इंडिया सर्विसेज सेक्टर में सबसे ज़्यादा कमाई करता है ना, इसमें सबसे आगे है। जैसे आपके कॉल सेंटर हो गए, ये सर्विस देते हैं। इसके अलावा दुकानदार हो गया। अब जैसे इसका ही एग्जांपल लो, गेहूँ उगाया, ये प्राइमरी में, उससे ब्रेड बनाई, मैन्युफैक्चरिंग की सेकेंडरी में। अब इस ब्रेड ये दुकान पे गई और यहाँ पर जिसने बेचा उसने सर्विस दी आपको, जो दुकानदार हो गया, तो ये टर्सरी में। टर्सरी में और भी एग्जांपल आते हैं, जैसे आपके घर में एसी लगा होगा, उसको ठीक करने वाले या प्लम्बर हो गए, ये सारे सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ये आपके टर्सरी सेक्टर में आ गए। या फिर जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट, ये सारे सर्विसेज सेक्टर के हैं। अब प्राइमरी सेक्टर, कृषि और प्राइमरी सेक्टर, रिलेटेड प्राइमरी सेक्टर, उससे रिलेटेड स्कीम देखिए। पहले से कुछ स्कीम एग्जिस्ट करती हैं, जैसे मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल। ये हरियाणा सरकार का एक ऑनलाइन पोर्टल है और इसका उद्देश्य क्या है, जो किसान है उन तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे, उसमें मदद हो, और किसान अपनी जो फसल है या भूमि है और इसके अलावा जो भी अन्य विवरण है उनको ऑनलाइन यहाँ पर पंजीकृत करवा पाए, जिससे उनको सरकारी सहायता आसानी से मिल पाए, सब्सिडी मिल पाए, बाकी दूसरे लाभ भी मिल पाए। इसके लिए ये पोर्टल शुरू किया गया था। ई खरीद पोर्टल ये भी हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया है। जो भी फार्मर फूड ग्रेन्स उगाते हैं, फसल उगाते हैं, उनके लिए ये एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस प्रोवाइड करती है, जहाँ पे फार्मर अपनी फसल को लिस्ट कर सकते हैं, प्राइस सेट कर सकते हैं और बेच सकते हैं जो खरीदना चाहते हैं उनको। और मेरा पानी मेरी विरासत, सिंपल सा है, मेरी पानी मेरी विरासत। पानी को बचाने के लिए सबसे ज़्यादा पानी किस फसल में लगता है, धान में। तो सरकार चाहती है कि आप धान की कम से कम उगाई करो, धान कम से कम उगाओ, उसके बजाय जो दूसरी वैकल्पिक फसलें हैं उन पर ध्यान दो। और भावांतर भरपाई योजना, इसके थ्रू सरकार कोई मिनिमम प्राइस सेट कर देती है किसी फसल का, और अगर किसानों को किसी मार्केट फ्लक्चुएशन की वजह से, किसी रीजन की वजह से उससे कम रेट मिलता है मार्केट में, तो सरकार उस भाव की भरपाई कर देती है, यानी जो बचे हुए रुपए हैं वो सरकार दे देती है। जो लोग नकली बीज और नकली कीटनाशक का काम करते हैं उनके लिए सरकार ने विधेयक पेश किया है, किसानों को उनके चंगुल से बचाने के लिए। और पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए सरकार आने वाले वर्ष में एक नई योजना शुरू करेगी। इसके थ्रू जो किसान हैं उनको उच्च अनुवांशिकी नस्ल के जो बकरी, भेड़, जैसे बीटल, सिरोही, मुंजाल, ये उपलब्ध करवाई जाएंगी। वे बकरी भेड़ें जो हरियाणा में नहीं पाई जाती है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत पहले तो था 7,000 रुपये प्रति एकड़, अब कितना कर दिया है, 8,000 रुपये प्रति एकड़। जो किसान धान की खेती को छोड़कर उसकी जगह कोई वैकल्पिक फसल उगाते हैं उन किसानों को 8,000 रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके साथ ही जो ग्राम पंचायतें धान की खेती के लिए अपनी जो खेती योग्य जमीन है उसको पट्टे पर देने की बजाय खाली छोड़ती है, उनको भी ये प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा धान की सीधी बुआई यानी डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, इसमें 20% से 30% कम पानी की आवश्यकता होती है। तो ऐसे धान की बुआई डीएसआर के लिए सब्सिडी 4,000 रुपये प्रति एकड़ से बढ़ाकर अब 4,500 रुपये प्रति एकड़ कर दी गई है। धान की सीधी बुआई पर कितनी सब्सिडी मिलती है, 4,500 रुपये प्रति एकड़। अगर धान उगाओ ही ना तो 8,000 रुपये प्रति एकड़। और धान की पराली का सही तरीके से प्रबंधन करने वाले किसानों को जो वर्तमान में सब्सिडी मिलती है उसे बढ़ाकर 1,200 रुपये प्रति एकड़ कर दिया है। कितने रुपए, 1,200 रुपये प्रति एकड़। यूरिया और डीएपी यानी जो उर्वरक है, इनका उपयोग सही तरीके से हो, तर्कसंगत से हो, इसके लिए इनकी बिक्री को मेरा फसल मेरी ब्यौरा पोर्टल से जोड़ने का फैसला लिया है। इससे नैनो यूरिया और नैनो डीएपी को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। ई नैम, ई से क्या है, इलेक्ट्रॉनिक, नैम से नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। इसके साथ पूर्ण एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए सभी मंडियों का नवीनीकरण किया जाएगा, ताकि जिसे सभी ई नाम पर रजिस्टर हो जाएं। फिलहाल राज्य में बागवानी के लिए 11 उत्कृष्टता केंद्र कार्यरत हैं और 3 दूसरे केंद्र निर्माणाधीन है। और वित्तीय वर्ष 2025-26 में अंबाला, यमुनानगर, हिसार में लीची, स्ट्रॉबेरी और खजूर के, यानी अंबाला में तो लीची का, यमुनानगर में स्ट्रॉबेरी का और हिसार में खजूर के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 दिसंबर 2024 को
महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय जो करनाल में है, इसकी आधारशिला रखी। और ये विश्वविद्यालय जो उत्कृष्टता केंद्र है, 11 तो बने हुए हैं, 3 नए इस साल बनाए जाएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 14 उत्कृष्ट केंद्र। इनको बागवानी विज्ञान केंद्र के रूप में विकसित करेगा कौन? महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय जो करनाल में है। बागवानी में क्षेत्र विशिष्ट अनुसंधान व आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीएम ने इस साल 20 जनवरी को चांदसोली जो अंबाला में है, इसमें बागवानी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। और ऐसा ही एक और अनुसंधान केंद्र 2025-26 में दक्षिण हरियाणा का जो पलवल जिला है वहां पर स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा जो आने वाले 9 साल हैं, अगले 9 सालों में जापान सरकार की हेल्प से 400 बागवानी क्लस्टरों के माध्यम से 22 जिलों में 2738 करोड़ की लागत से एक नई सतत बागवानी परियोजना, सतत बागवानी का मतलब सस्टेनेबल हॉर्टिकल्चर स्कीम शुरू की जाएगी। और वित्तीय वर्ष 2025-26 में यानी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में इसके लिए 138 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। और किसकी हेल्प से? जापान सरकार की हेल्प से। नेक्स्ट पॉइंट देखो, मशरूम, कंपोस्ट और स्पॉन। इसके अलावा हाईटेक हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स, इनसे जो फसल उगाई जाएंगी। और जो एफपीओ क्या है? फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। इनके द्वारा जो कोल्ड स्टोरेज इकाइयाँ स्थापित हैं, जो किससे ज़्यादा होनी चाहिए? 20 किलोवाट से अधिक भार की जो कोल्ड स्टोरेज इकाइयाँ हैं, उनको 7.5 रुपये प्रति यूनिट की बजाय 6.5 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। देखो, एफपीओ का मतलब क्या होता है? फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। और हाइड्रोपोनिक्स ये क्या होती है? उस तरीके से फसल उगाई जाती है जिसमें मिट्टी का यूज नहीं होता, बल्कि जो फसल है उनकी जो जड़ है उनको पानी में रखा जाता है और पानी में ही सारे न्यूट्रिशन दिए जाते हैं। इससे पानी का भी यूज कम होता है, कोई वेस्ट नहीं होता। और एरोपोनिक्स, देखो हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर। ऐसे ही एरो का मतलब हवा में। तो एरोपोनिक्स हाइड्रोपोनिक्स से थोड़ा सा अलग है। इसमें जो जड़ होती है फसल की, उनको पानी में भी नहीं डुबोया जाता, बल्कि हवा में ही छोड़ा जाता है और उस पर स्प्रे किया जाता है। ऐसा नहीं फसल हवा में उग रही है, फसल को तो बांध देंगे किसी की थ्रू, पर जो जड़ है उनको वैसे ही छोड़ा जाता है ऊपर ही हवा में, और उस पर पानी का स्प्रे किया जाता है जिसमें सारे न्यूट्रिशन रहते हैं। इस तरीके से फसल उगाई जाती है। गन्नौर में देखो, आपने कई बार पढ़ा होगा, एक अंतर्राष्ट्रीय फल और सब्जी मंडी बनाई जा रही है। इसका निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और इसमें कितने रुपए की लागत खर्च हुई है? 2600 करोड़ रुपए की लागत। फूलों की खरीद फरोख्त के लिए गुरुग्राम में एक अत्याधुनिक बहुमंजिला और वातानुकूल फूल मंडी स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। ये बनाई जाएगी कहां पर? गुरुग्राम में फूलों के लिए एक फूल मंडी। दक्षिण हरियाणा में सहकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी आधुनिक सरसों तेल मिल और कुरुक्षेत्र में सूरजमुखी तेल मिल सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी इसके तहत स्थापित की जाएगी। यानी इसमें सरकार की भागीदारी होगी और निजी क्षेत्र की भी, दोनों मिलकर बनाएंगे। दक्षिण हरियाणा में तो सरसों की तेल मिल और कुरुक्षेत्र में सूरजमुखी तेल मिल। गायों में लोगों की आस्था बने, प्रेम बने, इसके लिए प्रत्येक जिले में एक नया गौ अभयारण्य बनाने का प्रस्ताव किया गया है, ताकि जो निराश्रित गाय हैं उनको व्यवस्थित तरीके से संरक्षित किया जा सके। इसके अलावा पशुधन बीमा योजना है। इसमें पशुपालक किसानों के लिए वर्तमान में एक किसान के लिए अधिकतम बीमा सीमा 5 मवेशियों तक की है। जो उसके 5 मवेशी हैं उन तक की करवा सकता था बीमा। अब इस सीमा को बढ़ाकर 10 मवेशी करने का प्रस्ताव किया गया था। मुख्यमंत्री दूध उत्पादक प्रोत्साहन योजना, इसमें सहकारी दूध उत्पादकों को वित्त वर्ष 2025-26 में दूध भुगतान के साथ 70 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। हरित स्टोर योजना, हरित स्टोर योजना का मकसद क्या है? जो राज्य में खुदरा व्यापार है उसको बढ़ावा देना। ये राज्य के युवाओं को व्यवसाय के नए अवसर देने के लिए और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई है। इसमें सरकार हेल्प करती है कि जो युवा हैं वे अपना स्टोर खोल पाए सामान बेचने के लिए। इसके लिए सरकार लोन भी देती है। किसके थ्रू? मुद्रा लोन के थ्रू। मुद्रा लोन को 4 कैटेगरी में बांटा गया। एक शिशु जिसकी ऋण सीमा है 50,000 रुपए तक की। एक किशोर यानी शिशु से थोड़ा सा बड़ा, किशोर की ऋण सीमा है 50,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक की। और तरुण, इसकी ऋण सीमा है 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए की। और तरुण प्लस
ये अभी आया है। इसकी ऋण सीमा है 10 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक की। शिशु लोन उनको दिया जाता है जिन्होंने अभी अपना बिजनेस स्टार्ट किया हो। और किशोर की कैटेगरी उनको सपोर्ट करने के लिए है जो अपना बिजनेस तो स्टार्ट कर चुके हैं पर उनको अपने लिए एडिशनल फंडिंग की ज़रूरत है जिससे वो अपना बिजनेस और ज़्यादा बढ़ा सकें। और तरुण की कैटेगरी उनको लोन देने के लिए है, उन बिजनेसेस को जो अपने अच्छी तरह एस्टेब्लिश्ड है और उनको और ज़्यादा लोन चाहिए अपने ऑपरेशंस को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। और तरुण प्लस कैटेगरी अभी इंट्रोड्यूस हुई है हाल फिलहाल में ही। ये उनको दिया जाता है जिन्होंने पहले तरुण कैटेगरी में लोन लिया था और उसको सक्सेसफुली चुका दिया है, उनके लिए तरुण प्लस है। किस लिए दिया जाता है? ताकि लोग बिजनेस इजीली कर पाए। हिसार में अमरूद के लिए अत्याधुनिक प्रसंस्करण और पैकेजिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा। 2024-25 के संशोधित अनुमानों की तुलना में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के लिए आवंटित राशि को 19.2% से बढ़ाकर, कृषि विभाग में कितनी राशि दी गई? 4,229.29 करोड़ रुपए, पिछले साल से 19.2% बढ़ा दी है। अब देखते हैं शिक्षित हरियाणा। प्रदेश में हर 10 किलोमीटर के दायरे में एक नया मॉडल संस्कृति स्कूल खोला जाएगा। और फ्रांस सरकार ने सरकारी स्कूलों में जो छात्र इच्छुक हैं उनको फ्रेंच भाषा सिखाने के लिए हमारे यहाँ के जो शिक्षक हैं उनको प्रशिक्षण देने का वादा किया है। और पीएम श्री स्कूल कैसे लिखते हैं इसको? PMSHRI। फुल फॉर्म क्या है इसका? प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। पीएम श्री स्कीम को 2022 में शुरू किया गया था सेंट्रल लेवल पर और उस टाइम इसका मकसद था 14,500 पीएम श्री स्कूल्स ओपन करने का, जिसमें नई एजुकेशन पॉलिसी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू होगी। और जिन स्टेट में ये खोला जाएगा उसमें से 60% खर्चा तो खोलने में 60% खर्चा तो करेगी सेंट्रल सरकार और 40% खर्चा करेगी स्टेट सरकार। 60-40 का रेशो रहेगा, 60% तो करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट और 40% स्टेट गवर्नमेंट। बुनियाद 2022-23 में कक्षा 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों के आधारभूत ज्ञान को बढ़ाने के लिए और उन्हें राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में परीक्षाओं की तैयारी कराने में मदद के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना, ये जो छात्राएं हैं उनको 1 लाख रुपए तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी ताकि वो विज्ञान और इंजीनियरिंग में स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करें। ये किस लिए है? स्टेम पाठ्यक्रमों को प्रमोट करने के लिए ताकि छात्राएं इनमें ज्यादा भाग लें। स्टेम का मतलब क्या है? एस से साइंस, टी से टेक्नोलॉजी, ई से इंजीनियरिंग, एम से मैथमेटिक्स, यानी इन पाठ्यक्रमों में छात्राएं पार्टिसिपेट करें। इसको प्रमोट करने के लिए ये स्कॉलरशिप जारी की गई है और इनको 1 लाख रुपए तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी विज्ञान और इंजीनियरिंग में स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त करने वाली छात्राओं को। अर्न व्हाइल लर्न, जहां उद्योगों के सहयोग से प्रशिक्षण प्राप्त प्रदान किया जाएगा और 6,000 रुपए का मासिक मानदेय भी मिलेगा छात्रों को। ये एक तरह से इंटर्नशिप होगी, उद्योगों में जाकर वहां पर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं अपनी एजुकेशन के टाइम पर ही और 6,000 रुपए तक का उनको मासिक मानदेय मिलेगा। मुख्यमंत्री युवा कौशल सम्मान योजना के तहत राज्य के स्नातक और स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष के छात्रों को प्रतिष्ठित उद्योग हैं और कंपनी है उसमें इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए जाएंगे और 10,000 रुपए का प्रति मानदेय दिया जाएगा। अर्न व्हाइल लर्न नहीं है, यहां पर आएगा अर्न व्हाइल यू लर्न, बीच में यू और आएगा। 2024-25 में स्कूल शिक्षा विभाग को जो बजट दिया गया था वो इस बार 8.10% से बढ़ाकर 17,848.70 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अब स्वस्थ हरियाणा हेल्थ से रिलेटेड पॉइंट देखते हैं। मातृ मृत्यु दर MMR यानी मैटरनल मोर्टिलिटी रेट 110 है, ये पर लाख में नापा जाता है। 1 लाख में से 110 माताओं की मृत्यु हो गई थी बच्चों को जन्म देते समय। नवजात मृत्यु दर 19 है, शिशु मृत्यु दर IMR 28 है और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 33 है। लिंगानुपात 2024-25 में 910 का रहा है सेक्स रेशियो।
पंचकुला में श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड द्वारा दी गई जमीन पर जो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान बनाया है उसके द्वारा BA MS कक्षाएं शुरू की कर दी गई हैं। रेवाड़ी और जींद में आयुष हर्बल पार्क स्थापित किए जाएंगे। देखो, आपको ये याद नहीं रखना चाहिए, इसमें से मैं बताना भूल गया था, ये तो रहता है 1 लाख में से, बाकी ये 1,000 में से है, बाकी जो भी नंबर हैं ये, ठीक है। बाकी पर उसमें से याद करने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल आ जाएगा। MMR मातृ मृत्यु दर हमारी 110 थी, नवजात मृत्यु दर 19, शिशु मृत्यु दर IMR 28 और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 33 है और लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो है 910। अंबाला जिले में एक गांव है चंदपुरा, वहां पर राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज का प्रावधान किया जाएगा, राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज खोला जाएगा। 2024-25 के जो अनुमान थे उसकी तुलना में उस टाइम कितना बजट था? 9,391.87 करोड़ रुपए। इसको 8.17% बढ़ाकर 2025-26 में 10,159.54 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव किया गया है। भारत सरकार की एक स्कीम है, एक कार्यक्रम है, एक जिला एक उत्पाद, यानी हर जिले का जो एक फेमस उत्पाद है उसको प्रमोट करना। उस कार्यक्रम के अनुरूप राज्य सरकार ने एक स्कीम स्टार्ट करी है, एक ब्लॉक एक उत्पाद। उससे भी एक कदम आगे बढ़ के इसको स्टार्ट किया, हर ब्लॉक के एक उत्पाद को मार्केट प्लेस तक लाना। पदम नीति के तहत स्थानीय संसाधनों और मौजूदा सूक्ष्म उद्यम पारिस्थितिकी तंत्र को ध्यान में रखते हुए जींद, अंबाला और करनाल के जिलों में अब 3 नए औद्योगिक क्लस्टरों की मंजूरी दी गई है। ये कुछ इंपॉर्टेंट नीतियां हैं, जैसे औद्योगिक नीति 2020 में आई थी, टेक्सटाइल नीति 2022-25 में। देखो सिंपल सा है, ये नीतियां क्यों आती हैं? इनको प्रमोट करने के लिए। जो नाम है टेक्सटाइल नीति, टेक्सटाइल को प्रमोट करने के लिए, औद्योगिक नीति औद्योगिकों को बढ़ावा देने के लिए, लॉजिस्टिक वेयर हाउसिंग एंड रिटेल नीति 2019, ITS नीति 2017, HSIDC की EMP नीति 2015। ये आप एक बार सारी नीतियां देख लेना, सभी इंपॉर्टेंट है, कौन सी कब आई थी। आगे देखते हैं हम गिग वर्कर्स। देखो गिग वर्कर्स कौन से होते हैं? जैसे जोमेटो, स्विगी, इंस्टामार्ट, या ये जो भी ऐप हैं डिजिटल वाली, इनके जो डिलीवरी बॉय रहते हैं, या फिर उबर हो गया, ड्राइवर हो गए उनके, ओला उबर के, तो ये सभी गिग वर्कर्स रहते हैं। वे जिनकी जो फ्लेक्सिबल रहती है, शॉर्ट टर्म के लिए रहती है, कभी भी छोड़ सकते हैं, और डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से उनको वो जॉब मिल रही है। और इनमें ना एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं होता, ना तो ये नौकर होते हैं, किसी के अंडर नौकरी नहीं कर रहे होते, ना इनको कोई नौकरी पर रख रहा होता है। एक कंपनी है, वो चाह रही है उसको ड्राइवर मिले, ड्राइवर आता है, ठीक है, ये ड्राइवर को बताती है ये बंदा है, इसको छोड़ के आना है, ये छोड़ के आता है, पैसे कंपनी से लेता है। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं हो रखा दोनों के बीच में, ये गिग वर्कर्स होते हैं। तो राज्य के जो भी गिग वर्कर्स हैं उनके लिए एक समर्पित पोर्टल बनाया जाएगा जिसमें वे पंजीकरण कर सकेंगे और जो अलग अलग जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनसे जुड़ सकेंगे। इस पोर्टल पर जो भी पंजीकृत गिग वर्कर्स हैं उनको स्वास्थ्य, दुर्घटना और जीवन बीमा सहित बीमा सुरक्षा मिलेगी। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग में इस साल 129.37% की वृद्धि की है और ये करके 805.75 करोड़ रुपए से बढ़कर पिछले साल कितने रुपए दिए गए थे इस डिपार्टमेंट में? 805.75 करोड़ रुपए। 129.37% की वृद्धि करके कितना हुआ इस बार? 1,848.12 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, खेल, युवा सशक्तिकरण और उद्यमिता। मिशन ओलंपिक 2036 विजयी भव। इसमें 2036 में जो ओलंपिक खेल होने हैं वहां पर हरियाणा के खिलाड़ियों द्वारा कम से कम 36 पदक लाने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए स्टार्ट किया गया है मिशन ओलंपिक 2036 विजयी भव। नेक्स्ट है खिलाड़ी बीमा योजना। इसके थ्रू जो खिलाड़ी नेशनल लेवल पर पदक जीत चुके हैं या फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को 20 लाख रुपए तक का चिकित्सा कवरेज प्रदान किया जाएगा और इसका प्रीमियम कौन देंगे? सरकार देगी, खिलाड़ियों को नहीं देना है। 2024-25 में जो रुपए दिए गए थे कितने? 1,381.78 करोड़ रुपए, उसको 41.97% बढ़ा दिया गया है और 2025-26 में कितने रुपए दिए गए हैं? 1,961.79 करोड़ रुपए। कितने बढ़ाकर? करीब करीब 42% बढ़ा दिया है।
41.97%। पंचायती राज और ग्रामीण विकास, इस टॉपिक को करते हैं। महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना, इसके अंतर्गत 7,375 परिवारों को जिन्हें 15 वर्ष पहले भूखंड दिए गए थे, जमीन दी गई थी, प्लॉट दिया गया था, पर किसी वजह से उनको वहां पर कब्जा नहीं दिया जा सका था, तो एक विशेष अभियान चलाकर उनको कब्जा दिलवाया जाएगा। और बाकी शेष पात्र परिवारों को भी मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 100 वर्ग गज तक के भूखंड यानी प्लॉट दिए जाएंगे। और महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के अंतर्गत जो विकसित सभी कॉलोनी है उनको बिजली, सड़क और पेयजल जैसी यानी पानी, बिजली, सड़क ऐसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। किस योजना के अंतर्गत? महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के अंतर्गत जो कॉलोनियां विकसित है। महाग्राम महायोजना, इसके थ्रू 2025-26 के वित्त वर्ष में 21 महाग्रामों के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में महाग्राम महायोजना तैयार की जाएगी। इसमें जो गांव की आबादी, फिरनी और आसपास के क्षेत्रों की पहचान करके विकास योजना तैयार की जाएगी। भाई कितने गांव में? 21 महाग्रामों में। सबके लिए आवास योजना, हरियाणा में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसके साथ साथ मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना है और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0। इसके थ्रू हरियाणा सरकार प्लाट मुहैया करवा रही है। जो भी पात्र परिवार है उनको प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत किफायती किराया आवास योजना के माध्यम से, इसके अंदर ये स्कीम है किफायती किराया आवास योजना। इसके माध्यम से जो शहरी प्रवासी हैं यानी शहर में बाहर से आए हुए जो लोग हैं आसपास के गांव से या कहीं से, और असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं, इसके अलावा आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं जो EWS में आते हैं, इनको स्वच्छ और किफायती किरायों का आवास प्रदान करना है। और सोनीपत में, हरियाणा का जो सोनीपत है, वहां पर विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 1600 फ्लैटों को 25 वर्षों के लिए रियायती दरों पर किराए पर देने की पायलट योजना शुरू की जाएगी। अब है आधारभूत संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या काम हुआ है। नमो मेट्रो कॉरिडोर के तहत NCRTC सराय काले खां से धारवेड़ा होते हुए निमराना तक मेट्रो लाइन बनाई जाएगी और सराय काले खां को करनाल से जोड़ने के लिए एक और नमो मेट्रो लाइन भी स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट है गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण। ये प्राधिकरण क्या करता है? जो गुणवत्ता दस्तावेज है उनको परिभाषित करने और बाकी जो भी सभी योजनाएं हैं उनके लिए कठोर मानक निर्धारित करने के लिए समर्पित है, उसके लिए काम करता है। एक टाइप से आप समझ के रखिए, गुणवत्ता को देखता है। नेक्स्ट है पब्लिक हेल्थ, सार्वजनिक स्वास्थ्य है। इसके लिए महाग्राम योजना है। इसमें गांवों को शहरी क्षेत्रों की तरह पेयजल और सीवरेज की सुविधा प्रोवाइड करवाई जाएगी इन महाग्राम में। अभी 21 महाग्रामों को बनाने की योजना स्टार्ट की गई है। अब ऊर्जा से रिलेटेड देखते हैं। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर जी। इन्होंने हरियाणा में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से म्हारा गांव जगमग गांव योजना शुरू की थी। इसके अलावा दूसरी योजना है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसमें 2 किलोवाट तक के कनेक्शन वाले जो अंत्योदय परिवार हैं यानी BPL कैटेगरी में जो फैमिली आती है उनको अधिकतम 1,10,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, जिससे कि वो अपने घर पर सोलर पैनल लगवा पाए। अब नागरिक उड्डयन, हरियाणा में एक एयरपोर्ट है हिसार में, वहां से अयोध्या, जयपुर, चंडीगढ़, अहमदाबाद और जम्मू के लिए हवाई सेवाएं शुरू की जाएंगी। क्या नाम है इस एयरपोर्ट का? महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट। संघ के आकार का ये एयरपोर्ट है। हरियाणा एरोस्पेस एवं रक्षा नीति 2022, इसमें हरियाणा को रक्षा संबंधी हथियारों और बाकी जो भी अन्य उपकरण है उनके निर्माता के रूप में स्थापित करने का प्रयास चल रहा है। इसके थ्रू क्या किया जाएगा? दूसरी जो कंपनीज है जो ये काम करती हैं एरोस्पेस में, रक्षा संबंधी हथियारों में, उनको इनवाइट किया जाएगा, उनको सुविधाएं दी जाएंगी। नेक्स्ट है देश के जो तीर्थ स्थल है जैसे सालासर, खाटू श्याम जी, पीताम्बरी माता और चंडीगढ़ को हेलीकॉप्टर सेवाओं के माध्यम से जोड़ने के लिए गुरुग्राम में हेलीपोर्ट का निर्माण चल रहा है। पर्यटन और विरासत, फरीदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला लगता है। अब ये साल में 2 बार आयोजित किया जाएगा। लोहारू किला भिवानी में, इसको पर्यटन के लिए विकसित किया जाएगा। और राखी गढ़ी, यहाँ पर पूर्व हड़प्पा काल और हड़प्पा काल के बाद के भी अवशेष मिले हैं।
इसको विश्व स्तरीय पुरातात्विक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा और राखीगढ़ी मेला वार्षिक आधार पर मनाया जाएगा। देखो, ज्योतिसर सरोवर कुरुक्षेत्र में, तो सरकार ज्योतिसर सरोवर जो कुरुक्षेत्र में यहाँ पर महाभारत अनुभव केंद्र विकसित कर रही है। ये एक पार्क होगा। इस पार्क का उद्देश्य क्या है? महाभारत की जो महाकाव्य है, कहानी है, इसको जीवंत करना। ज्योतिसर सरोवर के किनारे एक बड़ का पेड़ है, वहीं पर ही तो हमारे जो श्री कृष्ण जी हैं भगवान, उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। यादवेंद्र गार्डन पिंजौर में है। इसके अलावा और टिक्कर ताल और मोरनी को भारत सरकार की सहायता से पुनर्विकसित किया जाएगा, इनका विकास किया जाएगा। 2025-26 में पर्यटन विभाग को 262.31 करोड़ रुपए दिए गए हैं, इतने आवंटित किए गए हैं। सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण के लिए जो योजनाएं हैं उनको देखते हैं। सेना में भर्ती के लिए लोगों को तैयार करने के लिए चरखी दादरी, हिसार और यमुनानगर में सशस्त्र सेना तैयारी संस्थान बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है वीर उड़ान योजना। इसके थ्रू जो भूतपूर्व सैनिक थे, 2000 भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार पाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण और कौशल प्रमाणन सफलतापूर्वक पूरा करने पर, यानी सही तरीके से पूरा करने पर, उन्हें 50,000 रुपए की एक मुश्त राशि भी मिलेगी। और रेवाड़ी में एक सैनिक संग्रहालय बनाया जाएगा। नेक्स्ट पर्यावरण, वन, जीव जंतु और प्राकृतिक संसाधन से संबंधित पॉइंट देखते हैं। वाहन स्क्रैपेज नीति 2024 में ये नीति आई थी और मकसद क्या है? व्हीकल को स्क्रैप में करना, रिसाइकिल करना, जिससे कि एनवायरनमेंट को सुधारा जा सके। गुरुग्राम और नौ के जिलों में 10,000 एकड़ भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय लेवल की अरावली जंगल सफारी का निर्माण शुरू किया जाएगा। अब सफारी करने के लिए हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, अपने अरावली काफी बढ़िया जगह है, यहीं पर जंगल सफारी हो जाएगी। एक दो शेर और लाके छोड़ दें, पर ऐसा होगा नहीं। मतलब काफी अच्छी जगह है, काफी खूबसूरत जगह है अरावली, अगर सही तरीके से डेवलप की जाए तो। यमुनानगर में वन अनुसंधान संस्थान बनाया जाएगा। भाई यहाँ पर नेशनल पार्क भी है ना, कालेसर नेशनल पार्क, इसके अलावा कालेसर वन्यजीव अभयारण्य भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। प्राण वायु देवता पेंशन योजना के तहत जो पात्र वृक्ष हैं उनकी पहचान के लिए एक नया सर्वेक्षण किया जाएगा और 3,000 रुपए दिए जाते हैं प्राण वायु देवता पेंशन योजना के तहत। जो 75 वर्ष से ज्यादा के पेड़ हैं उनके जो रख रखाव करते हैं उनको, पहले 2,750 दिए जाते थे, अब 3,000 कर दिया है। इसके लिए एक नया सर्वेक्षण बनाया जाएगा, पता तो चले कौन 75 साल के हैं, कौन उनका रख रखाव कर रहा है। IMT मानेसर गुरुग्राम में है, यहां पर पर्यावरण प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट सूचना एवं जनसंपर्क से रिलेटेड पॉइंट देखते हैं। अंबाला के राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के शहीद स्मारक का निर्माण कार्य को पूरा किया जाएगा और वित्तीय वर्ष 2025-26 में इसका उद्घाटन किया जाएगा। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, इसमें जिन परिवारों की आय कम है उनके बुजुर्गों को प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान अयोध्या तीर्थ की यात्रा करने पर और संगम में डुबकी लगाने की सुविधा दी गई थी। इसके अलावा इसमें अब माता वैष्णो देवी और शिरडी साई मंदिर को भी इंक्लूड किया गया है। इनकी यात्रा 2025-26 में शुरू की जाएगी। सरस्वती नदी और राखीगढ़ी सभ्यता, ये हमारे हरियाणा के, स्पेशली हरियाणा में है राखीगढ़ी, और सरस्वती नदी भी यहाँ से बहती थी। तो ये हमारे हरियाणा की एक ऐतिहासिक विरासत का अमूल्य अंग है और इन्हें पुनर्जीवित करने के लिए हरियाणा सप्त सिंधु सरस्वती साहित्य कला एवं संस्कृति इस नाम से एक सार्वजनिक ट्रस्ट की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है गुरु रविदास स्मारक, कुरुक्षेत्र में पीपली, यहां पर इनका स्मारक बनाया जा रहा है। इसकी घोषणा पिछले वर्ष हो गई थी और इस स्मारक में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने और इसके देखरेख के लिए एक ट्रस्ट बनाने का प्रस्ताव किया गया है। बाबा बंदा सिंह बहादुर, मुगलों के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई थी, खालसा राज के संस्थापक थे और बहादुरी के प्रतीक बने रहे थे। ये इनका स्मारक बनाया जा रहा है। इसके निर्माण और प्रशासन के लिए लोहगढ़ ट्रस्ट को 10 करोड़ रुपए की राशि आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है। 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पीपली में एक सिख संग्रहालय भी बनाया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट सुविधा शुरू की गई है और 2025-26 में ये सुविधा मीडिया कर्मियों को भी दी जाएगी। मतलब अपना अब सरकारी कर्मचारी इलाज करवा पाएंगे।
पहले तो उनको अपना जो डॉक्यूमेंट थे वो भेजने पड़ते थे, कभी कैंसिल हो जाते, काफ़ी चक्कर लगाने पड़ते थे। पर अब क्या कर दिया है, कैशलेस, यानी अब पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, सरकार पैसे देगी। वैसे भी उस टाइम सरकार ही पैसे देती थी, पर पहले तो कर्मचारियों को देने पड़ते थे, उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट दो, पास हो ना हो, क्या कमी रह जाए डॉक्यूमेंट में, तो काफ़ी डर रहता था सरकारी कर्मचारियों को। और अब ये सुविधा मीडिया कर्मियों को भी दी जाएगी। महिला बाल विकास, 1 अगस्त 2022 से जो ये विभाग है, इसकी योजनाओं को और कार्यक्रमों को 3 प्रमुख मिशनों के माध्यम से क्रियान्वित किया गया है। ये 3 प्रमुख मिशन कौन से हैं? मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0, मिशन शक्ति और मिशन वात्सल्य। और महिला बाल विकास को जो 2024-25 में कितने रुपए दिए गए थे? 1008.44 करोड़ रुपए। अब इस राशि को बढ़ाकर 2025-26 में 36.1% बढ़ा दिया है। और कितने रुपए दिए गए हैं? 1372.10 करोड़ रुपए। नेक्स्ट समाज कल्याण से रिलेटेड योजनाएं देखते हैं। लाडो लक्ष्मी योजना, इसे महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की आर्थिक सहायता देने का संकल्प लिया गया था। इसके लिए वित्त वर्ष 2025-26 में 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपए की सहायता दी जाएगी हर महीने। जो भी बीपीएल परिवार हैं उनकी महिलाओं को, जो वहां की लीडर है, मतलब एक फैमिली में एक महिला को दिया जाएगा। 2024-25 के लिए जो संशोधित अनुमान था समाज कल्याण के लिए, उसको 12,975.81 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना प्रतिशत बढ़ाया? 28.3%। तो 2025-26 के लिए ये कर दिया 16,650.78 करोड़ रुपए का। अब राजस्व विभाग और देख लेते हैं। प्रदेश में ब्रिटिश काल से लाल डोरा प्रथा चली आ रही थी। आज स्वामित्व स्कीम के थ्रू लाल डोरा प्रथा से मुक्त कर दिया गया है हरियाणा को। अब यह यूनिफाइड पेंशन स्कीम, एकीकृत पेंशन स्कीम, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 1 अप्रैल 2025 से यह लागू होगी। इसमें जिन सरकारी कर्मचारियों ने 25 साल से ऊपर की अपनी सर्विस की है, उनको अपने आखिरी के 12 मंथ का जो उनकी सैलरी हुई है, 12 मंथ की जो उनकी एवरेज सैलरी हुई है, उसका 50% एज ए पेंशन मिलेगा। किनको? जिन्होंने 25 साल से ऊपर की अपनी सर्विस दी है। और इसका पात्र बनने के लिए कम से कम 10 साल की सर्विस तो आपको देनी होगी। 10 साल से कम के लोग इसके पात्र नहीं होंगे यूपीएस के। पर यह है कि जो ये सैलरी, जो ये पेंशन होगी, वो 10,000 से कम भी नहीं होगी। मिनिमम 10,000 की तो पेंशन मिलेगी जिन्होंने 10 साल से ऊपर की अपनी सर्विस दी है। तो मेन यही है यूपीएस का। अब पहले ओल्ड पेंशन स्कीम थी, उसके बाद न्यू पेंशन स्कीम आई है, अब ये यूपीएस आ गई है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। नेक्स्ट है, अब प्रत्येक विधायक को 5 करोड़ रुपए मिलेंगे अपना जो उनका एरिया है उसमें डेवलपमेंट का काम करवाने के लिए। और ये 3 किस्तों में मिलेंगे, ऐसे नहीं एक साथ दे दिए 5 करोड़, ये 3 किस्तों में मिलेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो आप वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अब बात कर लेते हैं पीडीएफ की। जो हमारी हरियाणा हाल फिलहाल करंट अफेयर्स की सीरीज है, उसकी पीडीएफ है 49 रुपीज़ की। इसमें आपको कंप्लीट 2024 का करंट अफेयर मिलेगा प्लस 2025 का, जब तक कि आपका ग्रुप डी का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक का करंट अफेयर मिलेगा। और जो एग्जाम डेट आएगी उससे पहले 2 महीने तक का नहीं मिलेगा, क्योंकि लास्ट के 2 महीने तक का करंट अफेयर पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस ना के बराबर ही है। तो बढ़िया है, उससे पहले के करंट अफेयर आप कवर करो और तब तक का करंट अफेयर आपको कंप्लीट मिलेगा ग्रुप डी के एग्जाम के लिए 49 रुपीज़ में। और सभी पॉइंट्स टॉपिक वाइज और मैप के साथ अरेंज है। टॉपिक वाइज और मैप के साथ अरेंज करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको याद करने में काफ़ी आसानी होती है, जल्दी नहीं भूलते। और अगर थोड़ा बहुत माइंड से स्लिप भी हो जाए तो ऑप्शन देख के आइडिया लग जाता है कि कौन सा आंसर ठीक होगा। कि मैप की तरफ आपको आइडिया लग जाता है, ऊपर की तरफ लिखा था, नीचे की तरफ, दाएं या बाएं तरफ। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज का कोई क्वेश्चन आता है तो उससे आइडिया लग जाता है। टॉपिक वाइज, भाई टॉपिक के साथ सारी चीज़ें रहती हैं, जैसे अवार्ड्स हैं, सारे अवार्ड्स एक साथ हैं तो याद करने में आसानी होती है। या फिर रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस, यानी सूचकांक जो रहते हैं वो सारे एक साथ, रैंकिंग एक साथ है तो याद करने में काफ़ी आसानी रहती है। इसलिए टॉपिक और मैप के साथ अरेंज किए हैं ताकि आपको याद करने में काफ़ी आसानी हो। और हमारी हरियाणा जीके फटाफट रिवीजन की सीरीज 39 रुपीज़ की है। देखो, इसके 2 तरह से फ़ायदे हैं। एक, आपने हरियाणा जीके नहीं पढ़ी है और बेस स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके लिए आपको काफ़ी हेल्प करेगी।
सिर्फ 35 पेज की PDF है और हरियाणा के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें कवर है। ये भी मैप और टॉपिक के साथ अरेंज है। या फिर आपको एग्जाम से पहले रिवाइज करना है तो मुश्किल से, अगर आपने हरियाणा जी के पहले पढ़ रखी है तो मुश्किल से 4 से 5 घंटे लगेंगे इसको कवर करने में। और हरियाणा के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें कवर है। अगर आप ये दोनों PDF लेते हो तो दोनों का प्राइस है 59 रुपीज। इसके लिए आपको करना क्या है, 9958049906 इस पर UPI करके पेमेंट करनी है और जो स्क्रीनशॉट है वो इस पर व्हाट्सएप कर देना है। वो रिसीव होते ही हम आपको PDF सेंड कर देंगे। इसमें इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।